Hello everyone. In this video we will discuss about the BRC interview experience, and I will also discuss about the how to prepare for the BRC interview 2020. Guys, BRC ने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है and this time they are going to conduct interview between 1 December to 31st December 2020. ठीक है, इस बीच बीच में आपको स्लॉट सिलेक्ट करना है एंड दे विल कंडक्ट द इंटरव्यू. ठीक है, इन BRC इंटरव्यू at the time when you will enter in the interview room, they will treat you like a small child and they will try to make comfortable in the interview room. Okay, so वो लोग अपने बेस्ट देंगे आपको कंफर्ट जोन में लाने के लिए, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस ऑल द कॉन्सेप्ट्स एंड योर नॉलेज इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, सो BRC के इंटरव्यूअर कभी नहीं चाहते कि दे मिस एनी टैलेंटेड गाइज. ओके, सो हैव पेशेंस and try your best during the interview. Whatever they will ask, you can answer if you will keep yourself calm. Otherwise, in hurry, you cannot answer BRC interview answer questions, since they are going to ask you some critical concepts, or they will also ask you so many cross questions, why this is happening and why this is not happening. Okay, and how. These kind of questions you can expect in BRC. So first step in BRC, before the interview, they will check your documents. Okay, and then they will provide slip. ठीक है, they will provide a slip. In that there will be one token number like 221 something etc. Okay, and based on that sequence number your interview will be taken. In second, इंटरव्यू रूम में आपको बुलाया जाएगा गाइस. जब इंटरव्यू रूम में आप जाओगे, सो दे विल आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड व्हाई डू यू वांट टू जॉइन BRC और समथिंग एल्स, बट दैट क्वेश्चन डज नॉट कैरी एनी मार्क्स इन BRC इंटरव्यू. BRC इंटरव्यू में सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चंस का वेटेज होता है मार्क्स में. ठीक है, जब भी वो आपको नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते हैं, सो they are trying to make you comfortable in the interview room so that you can express your all the feelings regarding the technical knowledge. Okay, वैसा पूछेंगे. जब उस आपका नॉर्मल टॉक हो जाएगा, दैट नॉर्मल टॉक कैन गो 2 minutes to 3 minutes गाइज. ठीक है, जब आपको नॉर्मल टॉक हो जाएगा, सो दे विल आस्क यू योर फेवरेट सब्जेक्ट. ठीक है, दे विल आस्क यू योर फेवरेट सब्जेक्ट में 3 to 4 सब्जेक्ट वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप राइट डाउन करो कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है. यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि बेटर टू प्रिपेयर 5 सब्जेक्ट. ठीक है, 5 टेक्निकल सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करके जाओ इंटरव्यू के लिए. इसमें से 2 कोर सब्जेक्ट रखो एंड रेस्ट. ठीक है, रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स जो है ना आपके, वो नॉन कोर भी रह सकते हैं, लेकिन 2 कोर सब्जेक्ट एक्सपेक्ट करेगा. अगर आप इलेक्ट्रिकल का हो तो मशीन तो कंपलसरी है, क्योंकि बाय द मशीन यू कैन मेक द इंटरव्यू वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू कैन impress the interviewers easily, because in machine so many thinking required, so they will ask lots of cross questions and your machine subject is clear, so you can give them answer. And second, power electronics or power system you can keep, but 2 टेक्निकल सब्जेक्ट रखना कोर सब्जेक्ट,
बेटर चॉइस होगा, जिससे कि उन लोग इंटरव्यूअर के पास भी ऑप्शंस होंगे कि सो दैट दे कैन आस्क टेक्निक कोर सब्जेक्ट क्वेश्चंस। बिकॉज देखो इलेक्ट्रिकल का जो अगर इंटरव्यू होता है तो इलेक्ट्रिकल पैनल में इलेक्ट्रिकल के साइंटिस्ट होते हैं। अब इलेक्ट्रिकल के साइंटिस्ट लोग अगर वो इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन पर वर्क कर रहे हैं या कंट्रोल सिस्टम पर कर रहे हैं या पावर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, सो दे विल ट्राई टू आस्क यू questions from their own domain. Okay, because they will be comfortable in their own domain. ओके सो आपके लिए वो अच्छा होगा कि जिस डोमेन में वो कंफर्टेबल हैं, ठीक है। अब उसके अगर बेसिक आपसे पूछा जा रहा है, आप उसको आंसर अगर करेक्ट करते हो तो इम्प्रेस इजली हो सकते हैं वो लोग, ठीक है। सो दो कोर सब्जेक्ट को आप रखो और रेस्ट ऑफ सब्जेक्ट में आप रख सकते हो किसी सब्जेक्ट को। अगर इलेक्ट्रिकल का बंदा है तो रेस्ट सब्जेक्ट जो 3 बचता है उसमें से आप पहला प्रिपेयर कर लीजिए, किसको, सर्किट का कर सकते हो, दूसरा कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, एंड तीसरा मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कौन सा सब्जेक्ट मैं बोल रहा हूँ वो करना, आप किसी भी सब्जेक्ट करो, बट जिसको भी करो वो फुल्ली प्रिपेयर करके जाओ थ्योरेटिकली, और क्रॉस क्वेश्चन लाइक माइंड टीचिंग क्वेश्चंस यू नीड टू प्रिपेयर फॉर बीआरसी इंटरव्यू एग्जाम। ओके, इन कंट्रोल दे विल एक्सपेक्ट प्रोसेस कंट्रोल पार्ट, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल पार्ट दैट मीन्स कि पीआईडी ट्यूनिंग, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल टेक्निक एंड कैस्केड कंट्रोल टेक्निक्स, ठीक है। ये सब टेक्निक क्या होती है प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। पीआईडी ट्यूनिंग भी यूज होता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल भी यूज होता है और कैस्केड कंट्रोल। तो ये सब में इजिली वो लोग पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चंस एंड दे कैन स्ट्रेच इट फॉर 10 मिनट्स और 20 मिनट्स, ठीक है। ये सब अगर आप प्रिपेयर करके जाते हो तो उन लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो। फ्रॉम द कंट्रोल ऑल्सो दे कैन आस्क रूट लोकस पार्ट, RH criteria and DC, that is the basic and anyone can answer. If someone is shortlisted for BRC interview from electrical, so from the control I believe he or she can easily answer control questions, because control is easiest subject and analytical also. Okay, so you can show them reason why this is happening, why this is not, so you can select control system also, ठीक है। अब देखो हम डिस्कस मैं करूँगा अपने इंटरव्यू के बारे में। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था 2019 में हुआ था, ठीक है। मैं जब फर्स्ट टाइम इंटर किया इंटरव्यू हॉल में, तो वो लोगों ने मेरे से पूछा था कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बेसिकली नेम, होम एड्रेस एंड एजुकेशन, ठीक है। ये पूछने के बाद जस्ट वो लोग ने पूछा कि वाई VARC प्रेम, ठीक है। अब वाई VARC का आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है गाइज, तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो कि वाई VARC। लेकिन ये दोनों क्वेश्चन को आप कंपलसरी मत मान के जानना, दे कैन आस्क और दे कैन नॉट आस्क, ठीक है। इट डिपेंड्स, दैट मीन्स कि दे मे आस्क रिगार्डिंग द टेल मी योर सेल्फ और वाई वार, ओके। Otherwise you need not to give the stress over these questions. These questions is basic and you can answer it at the instant whenever they will ask you, okay। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस इन बीआरसी इंटरव्यू फॉर मेकिंग यू कंफर्टेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। सो बीआरसी इंटरव्यू जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है अगर आप उसको एंजॉय करते हो तो, पेशेंस के साथ। बिकॉज इंटरव्यू में अगर आप कहीं भी स्टक होते हो, दे आर गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है। तो पेशेंस के साथ शांत दिमाग से आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है फॉर क्वेश्चन अटेम्प्टिंग, ठीक है। अब देखो थर्ड में मेरे से बोले कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइए। 3 फेवरेट सब्जेक्ट मेरे से पूछा गया था गैस, ठीक है। तो 3 फेवरेट सब्जेक्ट मेरे से पूछा गया था। मैंने 1 नंबर में मशीन बोला था गैस, सेकंड नंबर में
पावर सिस्टम बोला था, ठीक है। एंड थर्ड नंबर में नेटवर्क बोला था, सर्किट थ्योरी। अब देखो जहाँ भी एक नंबर में बोले हो दैट मीन्स कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है वो मशीन है, एंड दे आर गोइंग टू फोकस मोर इन ओवर द मशीन, then they will move to the power system and they will give less weightage to power system than electrical machine, and then they will move circuit, and over the circuit they will give less weightage than the machine and power system. Okay, so you have to write your favorite subject in order, ठीक है। आपसे चार भी पूछ सकते हैं गाइस, लेकिन उसको ऑर्डर में लिखना। अगर आपको नेटवर्क सबसे स्ट्रांग है तो नेटवर्क को फर्स्ट रैंक में रखो, देन यू नीड टू मूव सेकंड रैंक सब्जेक्ट in which you have the confidence to perform better. ओके, जब मैंने मशीन बोला गाइस, तो मशीन से वो लोगों ने स्टार्ट किया। मशीन में कौन कौन सा मशीन आपको आता है गाइस? आई हैव कॉन्फिडेंस इन ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, सो आई हैव सेड देम आई कैन ट्राई सर ऑल इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, टॉपिक लाइक ट्रांसफॉर्मर्स, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस, डीसी एंड स्पेशल मशीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरा सजेशन क्या होगा, फॉर BRC इंटरव्यू वन नीड टू प्रिपेयर ट्रांसफॉर्मर एंड इंडक्शन मशीन विथ मोर वेटेज, एंड दे कैन गिव less weightage to synchronous machine, because and also you need to prepare DC machine because they will be interesting in transformer, induction machine and DC machine very much, though they can ask questions from anywhere in electrical machine। अगर देखो इस सब टॉपिक अगर पूछा जाता है आपसे एंड आपसे बोलते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका इलेक्ट्रिकल मशीन में आपको कॉन्फिडेंस है एंड स्ट्रांग है, सो आप अगर मेरे को मान ले जाए सिंक्रोनस मशीन नहीं आता, you can easily say that ki sir I could not recall the synchronous machine concepts, all the concepts, so wait, I will try my best in transformer, induction machine and DC machine, so they will राउंड अराउंड द ट्रांसफार्मर, इंडक्शन मशीन एंड डीसी मशीन। सो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया में वो रहेंगे और आप आंसर इजीली कर सकते हो। अब देखो मेरा जो स्टार्ट हुआ था गाइस, पहला क्वेश्चन उन लोगों ने पूछा था टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर बताओ, ठीक है, टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर्स। तो देखो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर कौन कौन सा है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर्स बोल सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, ठीक ना, पावर ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, इम्पिडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर बोल सकते हो, ठीक है। एंड आइसोलेशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पावर ट्रांसफार्मर, इम्पिडेंस मैचिंग, मेजरिंग ट्रांसफार्मर हो सकता है, CTPT, तो ETC ऐसे आप जाके बोलते रह, मैं बोला, ठीक है। नेक्स्ट आफ्टर दिस दे हैव आस्क्ड फॉर कि ड्रा द इक्विवेलेंट ट्रांसफार्मर का जो सर्किट डायग्राम होता है ना वो। अब देखो जब इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बोला तो मैंने ड्रॉ किया, मैं मतलब वन बाय वन आई विल शेयर ऑल द क्वेश्चंस व्हाट एवर दे आस्क। गाइस देखो ये क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग पार्ट, ये नो लोड का जो ये है आयरन लॉस के कारण जो लॉस होता है वो है सर, और ये मैग्नेटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है गाइस, AR2 डैश X2 डैश R1 X1 यहाँ V1, और यहाँ पर जो होगा E1, ठीक है, यहाँ पर होगा E2 डैश और यहाँ पर V2 डैश। अब देखो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया गाइस। इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट बनाने पर वो लोग ने क्या बोला कि दिस V2 डैश डैश इक्वल टू V2 कैन बी पॉसिबल। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या ट्रिकी क्वेश्चन है, क्यों नहीं पॉसिबल है, एंड अगर पॉसिबल है तो कैसे, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। पहले ही देखो V2 डैश शुड नॉट बी इक्वल टू V2, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, आप अगर V2 को ट्रांसफर किए हो इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के लिए प्राइमरी साइड, तो दैट V2 एंड V2 डैश शुड बी डिफरेंट, ठीक है, इक्वल तो होगा नहीं,
तो इसके रीजन आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए कि कौन सा V2 डैश है, कौन V2 है, एंड V2 डैश इक्वल नहीं है V2 का, वो क्यों है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आर नॉट क्या है ये आपको क्लियर होना चाहिए कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या होता है, कैसे होता है वो, मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट में दे कैन आस्क एनीथिंग। ठीक है, एंड दे विल क्रॉस मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, that if you will say that कि V2 dash should not be equal to V2, then they will ask why। ठीक है, and how justify it। तो जस्टिफिकेशन देना है गाइज। जैसे वो पूछते हैं कि V2 डैश इक्वल टू V2, अब होता है या नहीं, तो नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, इसका रीजन आपको भी पता है कि V2 को हम लोगों ने प्राइमरी साइड ट्रांसफर करके इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, so that V2 dash will be related to V2 by turn ratio। ठीक है, so it cannot be equal। हो गया इस तरह से क्वेश्चन। फिर दे हैव गिवन, अब देखो जब बेसिक क्वेश्चन सारा आप बता दोगे ना, सो दे विल आस्क समथिंग डिफरेंट। ठीक ना, दे विल आस्क समथिंग डिफरेंट, क्योंकि उन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है, वो स्लोली स्लोली दे विल इंक्रीज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब देखो इसमें बोले कि चलो ये ट्रांसफार्मर बना के दिया, इसका सारा पैरामीटर्स बताओ, लीकेज फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाओ। ठीक है, तो कैसे लीक होता है वो सब आपको बताने बोलेंगे। बताने के बाद नॉर्मल बेसिक आंसर क्वेश्चंस जब पूछ लिया गया, सो दे हैव गिवन दैट कि इस बाइंडिंग को मान लो, जो इतना जो वाइंडिंग है ना प्राइमरी का, 25% ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग को क्या किया है, शॉर्टेड कर दिया है, शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो अब मान लो N1 पहले था, अभी करंट N1 कितना हो गया, 0.75 N1। ठीक है, और V2 N2 सेम है गाइस। तो इस कंडीशन में बोले वो लोगों ने कि टेल मी अबाउट द ट्रांसफॉर्मर पैरामीटर, क्या क्या होगा, I5 पर क्या इफेक्ट आएगा, फ्लक्स पर क्या आएगा, लॉस कंपोनेंट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस पर क्या आएगा, लीकेज रिएक्टेंस पर क्या आएगा, रेजिस्टेंस पर क्या आएगा, I1 पर क्या आएगा, I2 पर क्या आएगा, V2 पर। दैट मीन जितना भी पैरामीटर्स रिलेटेड है ट्रांसफार्मर से, सारे पर कौन कौन सा इम्पैक्ट आने वाला है आफ्टर गेटिंग द बाइंडिंग 25% शॉर्ट ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, अब जो भी आंसर देने वाले थे देता था मैं, वो सभी मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन से भी दो। ठीक है, अब देखो जब बाइंडिंग सिंपली देख सकते हो गाइस। ठीक है, ए V1 से कनेक्टेड है, ए V2 है। आप सोचो देखो, जब इसमें 25% बाइंडिंग शॉर्ट करोगे तो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस है बाइंडिंग का जो ऑफर करता है वो कम होगा, सो I1 बढ़ेगा। I1 प्राइमरी करंट बढ़ता है तो phi2 भी बढ़े, मतलब जो वर्किंग फ्लक्स है गाइज वो इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है कि वर्किंग फ्लक्स विल इंक्रीज गाइज। ठीक है, अगर वर्किंग फ्लक्स इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर वर्किंग फ्लक्स अपना इंक्रीज हुआ है, तब लीकेज क्या होगा, लीकेज भी ज़्यादा होगा ना, तो लीकेज ज़्यादा होगा तो लीकेज रिएक्टेंस चेंज होगा। ठीक है, अब फ्लक्स ज़्यादा हुआ तो आयरन लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ गया है। अब देखो इसमें और हो सकता है, सैचुरेट भी हो सकता है रिएक्टेंस। तो डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर कंडीशंस यू हैव टू एक्सप्लेन एंड यू हैव टू गिव द जस्टिफिकेशन, प्रॉपर जस्टिफिकेशन, सो दैट, देखो ये मतलब नहीं है कि आप रॉन्ग बोल रहे हो। ठीक है, रॉन्ग बोल रहे हो कॉन्फिडेंस से एंड प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ, तो वो लोग हैप्पी रहेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी सही बोल रहे हो और लेस कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, आप चेंज कर देते हो, दैट मीन्स कि इट विल शो यू आर नॉट हैविंग द इनफ कॉन्फिडेंस ऑन योर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस। आप देखो ट्रांसफार्मर का 1 2 3 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस में वो लोगों ने 20 मिनट्स पास किया। ठीक है, 20 मिनट 30 मिनट्स अराउंड दे हैव क्रॉस्ड एंड दे हैव आस्क्ड ऑल द ट्रांसफार्मर क्वेश्चंस। ठीक है, अब जब ट्रांसफार्मर का पार्ट हो गया गाइस, तब वो लोगों ने मेरे को बोला कि अब मूव करते हैं इंडक्शन मशीन के क्वेश्चंस पर।
ठीक है। देखो, तो जब इंडक्शन मशीन में आए गाइस, ठीक है, इंडक्शन मशीन में आए तो सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया, टीएस डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला हमको, ठीक है, विथ प्रॉपर लेवलिंग ऑफ एक्सिस, ठीक है, जितने भी एक्सिस हैं उसका प्रॉपर लेवलिंग। देखो क्या करोगे, मैं क्या किया था वहाँ, इधर टॉर्क, दिस विल बी TST, here slip will be 1, slip will be 0, ठीक है, स्पीड विल बी इंक्रीजिंग इन दिस। आप देखो ये क्या होगा, इसको लेवल करोगे तो टी मैक्स, करेक्ट। सो इतना ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अगर तुम करना चाहते हो तो इसको बोल दो, स्टैंडर्ड के लिए स्टेबल रीजन बोलते हैं, ठीक है, और इसको अनस्टेबल रीजन बोलते हैं। स्टैंडर्ड कर्व के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड कर्व है एंड लोड कर्व भी आपका स्टैंडर्ड रहता है, तो दिस इज वैलिड। अब इसके बाद इस तरह से बनाने के बाद आपको इतना इजी क्वेश्चन दिया जाना है कि यू विल गेट इनफ जोश और इनफ enthusiasm that they are asking easy questions, and in hurry you may commit some mistake, like after this they have given one load torque, this is the load torque and this is electromagnetic torque guys, ठीक है, electrical torque this is। so now they have asked, tell me which is operating point, this they have marked 1 and this is 2। so वो लोग क्या पूछे डायरेक्टली कि बताइए कौन सा जो है पॉइंट 1 और 2 में से कौन सा है जो ऑपरेटिंग पॉइंट है मशीन का, जो जिसका आप टीएस डायग्राम ड्रॉ किए हो, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक जिसका ड्रॉ किए हो ना, उसमें से बताओ कि 1 ऑपरेटिंग पॉइंट है और 2 है, कौन सा है। देखो लोड टॉर्क ए हो रहा है ना, तो अब देखो क्या जल्दी में आओगे ना तो डायरेक्टली एनीवन कैन से दैट कि पॉइंट 2 इज द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ मशीन, ठीक है। ए क्या हुआ, मिस्टेक हुआ, पॉइंट जो है 2 अगर ऑपरेटिंग पॉइंट बोलता है कोई, पॉइंट 2 इज ऑपरेटिंग पॉइंट, देन ये ब्लंडर होगा। क्यों, देखो एक कॉमन सेंस की बात है, जब आपका TST इज लेस देन ऑफ लोड टॉर्क, ठीक है, स्टार्टिंग में मोटर स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट ही नहीं होगा, ठीक है। मोटर जब स्टार्ट नहीं होगा गाइज आपका इंडक्शन मोटर, सो देयर वॉन्ट बी एनी ऑपरेटिंग पॉइंट, मोटर विल बी इन स्टैंड स्टिल पोजिशन, ठीक है। तो स्टैंड स्टिल पोजिशन में मोटर रहेगा एंड देयर वॉन्ट बी एनी ऑपरेटिंग पॉइंट, ये करेक्ट आंसर है एंड दिस इज द बेसिक। अगर अगर आप इसमें मिस्टेक करते हो, ऑपरेटिंग पॉइंट 2 को बोलते हो, देन आपका वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यू पैनल्स, ठीक है, जो भी पैनल मेंबर होंगे उनके पास आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जाने वाला है अगर उस तरह से बोलते हो। दूसरा, दे हैव गिवन सम डिफरेंट, लाइक दे विल गिव दिस काइंड ऑफ कर्व, ठीक है, दे हैव गिवन दिस काइंड ऑफ कर्व गाइस, ठीक है। अब लोड कर्व ए दिया, दूसरा लोड कर्व TL2, ठीक है। अब TL2 में बोला कि ऑपरेटिंग पॉइंट, देखो अभी दिया था तुमको दूसरी तरह के जहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं था, इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट दिया, तो अब इसमें बोलो क्या, इसमें मोटर स्टार्ट होगा, क्योंकि देखिए TL2 जो है ना लेस है TST से स्टार्टिंग टाइम में, तो मोटर रन करेगा। अब मोटर रन करेगा तो यहाँ पर ऑपरेटिंग पॉइंट क्रॉस है, ऑपरेटिंग पॉइंट कहाँ होता है, जहाँ की लोड टॉर्क एंड आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इंटरसेक्ट करता है गाइज। तो इंटरसेक्ट कौन सा पॉइंट पर कर रहा है, इस पॉइंट पर कर रहा है, मान लो पॉइंट 3 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर अपना होगा जो ऑपरेटिंग पॉइंट होने का चांसेस है। यू कैन नॉट गिव द एश्योरिटी विदाउट चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट। तो देखो स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से गाइज वो पूछे। अब देखो यहाँ पर मैं क्लियर एक डायग्राम बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ आएगा ज़्यादा। प्रॉपर लेवलिंग कर लेना, दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क एंड दिस इज द लोड टॉर्क एंड दिस इज द स्टार्टिंग टॉर्क। यहाँ तो मोटर रन हो गया गाइज, मोटर रन इसलिए हो गया क्योंकि आपका जो लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक 2 है उसका
टॉर्क स्टार्टिंग में लेस है देन स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ इंडक्शन मोटर, सो मोटर विल रन। अब देखो इस पॉइंट को ऑपरेटिंग पॉइंट है या नहीं इसको बताना। देखो दो टेस्ट पॉइंट लो, एक मान लो n1 स्पीड पर, दूसरा n2 स्पीड पर, स्पीड इधर इंक्रीज हो रहा। इस पॉइंट पर देखते हैं तो हम अपना क्या है बोलिए, TST इज मतलब TM इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज ग्रेटर देन लोड टॉर्क, सो मोटर विल व्हाट, स्पीड क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि टॉर्क ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट पर जा रहा है। अब यहाँ पर आ जाओ, जब इस पॉइंट पर आते हो तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर कंपेरिजन करके देखो, TL2 इज ग्रेटर दैन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, सो लोड टॉर्क ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है सब पर देन इलेक्ट्रो मोटर का जितना टॉर्क क्रिएट हो रहा है उससे ज़्यादा है, तो मोटर क्या होना चाहेगा, स्लो होना चाहेगा। स्लो होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा। तो देखो दो टेस्ट पॉइंट लिए और यहाँ पर अगर तुम्हारा मोटर आ जाता है तब भी ऑसिलेट करके कहाँ पर जा रहा है, .3 पर। अगर इस पॉइंट पर आ जा रहा है आपका मोटर तब भी ऑसिलेट करके कहाँ जा रहा है, .3 पर जा रहा है, .3 पर जा रहा है ना, इधर से भी 3 पर जा रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, स्टेबल है। अब BRC का जो पैनल्स के मेंबर्स होंगे वो क्या क्या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं अब बताता हूँ मैं। दिस इज द स्टेबल रीजन गाइस, एंड ये क्या है, अनस्टेबल रीजन है ना। स्टैंडर्ड कर्व के लिए जो है सब बुक में पढ़ते हैं हम लोग, तो BRC आप अगर PS भीमरा का बुक्स पढ़ोगे या फिर और इलेक्ट्रिकल मशीन के पढ़ोगे तो दिस इज द स्टेबल जोन, जहाँ की हम लोग ऑपरेट करते हैं इसको मशीन्स को, एंड लोड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक इसको अगर सिंपली क्रॉस करता है तो ये पॉइंट स्टेबल होता है। अब देखिए आपका अनस्टेबल जोन में स्टेबल पॉइंट आया है गाइस, ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करना क्यों, तो क्रॉस क्वेश्चन बोले थे मेरे को क्या कि बुक से और ये लिनियर रीजन में स्टेबल पॉइंट आता है बट आपका अनस्टेबल रीजन में आया है, तो आर यू करेक्ट श्योरली और यू आर गिविंग सम गेसिंग आंसर, ठीक है। So I have given the justifications how this point is stable and why this is not always correct कि this is a stable region, ठीक है। स्टेबल रीजन और अनस्टेबल रीजन डिपेंड करता है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक लोड कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है आपको, ठीक है। अगर लोड जो कर्व है, लोड कर्व डिफरेंट होता है ना, मान लो TL1 के लिए, TL1 के लिए आपका होता है और एक TL2 है, एक TL3 है, तो देखो डिफरेंट लोड कर्व के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकता है एंड दे कैन लाई इन द स्टेबल और अनस्टेबल रीजन एट स्टैंडर्ड कर्व, ठीक है। स्टैंडर्ड कर्व में ये ऊपर नीचे जा सकता है क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है दैट प्योरली डिपेंड्स ऑन द मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोड कैरेक्टरिस्टिक। तो एक के कैरेक्टरिस्टिक से हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, ठीक ना। सो दिस इज द, तो इस काइंड के क्वेश्चन को वो लोग पूछते हैं गाइस, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वन कैन एक्सपेक्ट इन BRC इंटरव्यू। एंड देखो क्वेश्चंस क्या था, सारा EGTS कर्व से है, लेकिन आप जल्दी जल्दी में मिस्टेक्स बहुत सारे कमिट कर सकते हो गाइस। गाइस तो इस काइंड का इंडक्शन मशीन में आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो जब भी BRC में मैं देखा हूँ बहुत लोगों का एक्सपीरियंस जब पता किया, लेकिन इंडक्शन मशीन से TS जो डायग्राम है वो बहुत ही उनका फेवरेट है फॉर फ्रेशर लाइक जिनका वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। अगर वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो दे मे आस्क अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ स्क्वायरल केज एंड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था इंडक्शन मशीन में, दूसरा क्वेश्चन था अब स्टार्टिंग टॉर्क कैसे इंक्रीज करोगे, मैक्सिमम टॉर्क का क्या वेरिएशन होगा रोटर रेजिस्टेंस अगर ऐड करते हैं तो, SMT पर क्या इफेक्ट आएगा, मतलब कि स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क पर जब होता है उस समय पर रोटर रेजिस्टेंस चेंज करने से कौन कौन सा इम्पैक्ट आता है, कौन सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सब बेसिकली दे वेर आस्किंग, ठीक है। दूसरा ये सब हो गया। अब देखो अदर क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, अगर मैं एक सिंक्रोनस मशीन का अच्छा क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली वो क्या है, सिंक्रोनस मशीन से मेरे से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बट मेरे माइंड में है। जैसे एक आपका क्या है सिंक्रोनस मशीन है, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर मान के चलो, ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर है और
एक रेजिस्टिव लोड है, ठीक है, प्योर रेजिस्टिव लोड है और एक कनेक्टेड है इससे, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, जे एक्सेस मतलब सिंक्रोनस रिएक्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस है, इससे कनेक्टेड है और वो यूपीएफ पर ऑपरेट हो रहा है मोटर, ठीक है। अब ऑपरेट हो रहा है जो आपका मशीन, सिंक्रोनस मशीन जो भी है, मोटर मान के चलो या फिर जनरेटर, बट हेयर यू हैव टू कंसिडर जनरेटर, हम जनरेटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर जनरेटर है एंड यूपीएफ पर काम कर रहा है और उस समय एक्साइटेशन ईएफ है, और ये क्या है, ईएफ तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईएफ होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आईएफ ए फ्लक्स जो आता है फील्ड फ्लक्स। तो अब हम क्या किए, एक्साइटेशन बढ़ाएं तो करंट बढ़ा होगा, फील्ड करंट बढ़ा होगा तो क्या होगा, फील्ड करंट यूपीएफ से बढ़ा दिए हो, यूपीएफ पर था यूनिट पावर फैक्टर एंड वो तुम बढ़ाए हो, क्या किए हो, इंक्रीज किए हो, ठीक है। तो जब इंक्रीज करोगे तो आईएफ इंक्रीज करोगे ना, तो जब आईएफ इंक्रीज करोगे गाइस, ठीक है, इधर फील्ड करंट होता है, अब तो यूनिट यूपीएफ यहाँ पर होता है ना, यहाँ पर यूपीएफ है, अब तुम फील्ड करंट बढ़ाए हो तो ये मूव करेगा इधर, तो क्या होगा, लैगिंग पावर फैक्टर हो जाएगा ना, अगर जनरेटर है तो लैगिंग पावर फैक्टर होगा। बट ये लैगिंग पावर फैक्टर आंसर कैसा है, वी कर्व और यू कर्व जो भी बोलते हो ना, इन्वर्टेड वी कर्व, इन्वर्टेड यू कर्व, जो भी बोलो कर्व, यू कर्व है ये और इन्वर्टेड यू कर्व, दोनों से अगर एनालिसिस करते हैं तो कहा जाता है लैगिंग में जाएगा जनरेटर है तो, अगर वो मोटर है तो लीडिंग में जाएगा। देखो एक्साइटेशन बढ़ाने से क्या होता है कि रिएक्टिव पावर देने का कैपेबिलिटी बढ़ जाता है, डिलीवर करने का, ठीक है। तो अगर ये कब है, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड व्हेन वी कर्व, देखो वी एंड वी कर्व एंड इन्वर्टेड वी कर्व वैलिड ओनली फॉर क्या, सिंक्रोनस जनरेटर कनेक्टेड टू इन्फिनाइट बस बार। अगर इन्फिनाइट बस बार से वो कनेक्टेड नहीं है तो वी कर्व और इन्वर्टेड वी कर्व का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं होता है गाइज। तो देखो इस कंडीशन में आप लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअली कनेक्टेड है सिंक्रोनस जनरेटर टू द लोड एंड विच इज द रेजिस्टिव इन नेचर, ठीक है। तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या होगा, अब स्पेशल कंडीशन आएगा। तो ध्यान दो, इस टाइप का ट्रिकी क्वेश्चन दे में आस्क गाइज, मैं जस्ट बोल रहा हूँ दे में आस्क, ठीक है। ये सियोरिटी नहीं है कि यही पूछेंगे आपसे, लेकिन पूछ सकते हैं। देखो जब एक्साइटेशन बढ़ा है ना तो ईएफ बढ़ गया, ठीक है, ईएफ बढ़ गया मतलब कि इंड्यूस्ड इंड्यूस वोल्टेज इन सिंक्रोनस जनरेटर क्या हो गया, इंक्रीज किया, बट रिएक्टिव पावर क्या होगा, सेम रहेगा, रिएक्टिव पावर कांस्टेंट। बोलो क्यों, क्योंकि आपका लोड जो है रेजिस्टिव है, अगर ये रिएक्टिव पावर देता है तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, तो कोई कंज्यूम करने वाला नहीं है, इसलिए पावर फैक्टर जो अभी भी है क्या, यूपीएफ रह जाएगा, पावर फैक्टर सेम रहेगा, बट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, रिएक्टिव पावर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि लोड जो है आपका रेजिस्टिव है, ठीक है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखो एंड दे मे आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर देखो इंडक्स, हाँ, अब इंडक्शन मशीन का भी और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस बता रहा हूँ। इंडक्शन मशीन में देखो, स्क्वायरल केज जब मोटर रहेगा तो हाउ यू आर हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज टी एस टी टी मैक्स। देखो तो डबल केज का कॉन्सेप्ट होता है ना, डबल केज का दोनों टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक टुगेदर दे मे आस्क, लाइक they will say draw inner cage torque characteristic and then later they will say draw both, ठीक है। लाइक दो कैरेक्टरिस्टिक आएगा ना गाइस, वो दोनों का पूछेगा, फिर रिजल्टेंट का पूछेगा, तो इस टाइप से पूछता है। आप देखो ये सब आपको क्या है, रिवाइज करके जाओ, क्योंकि इनर केज का क्या होता है, आउटर केज का क्या होता है, जब तक रिवाइज नहीं करोगे ना याद नहीं रहेगा और मे बी कंसेप्चुअली मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। और स्टार्टिंग पार्ट, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर्स, वो भी टेक्निक्स पढ़ के जाने का, ठीक है। मोस्ट फेवरेट क्या है अभी, वीवीएफ, ठीक है, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये जो है ड्राइव टेक्निक से जो कंट्रोल होता है इंडक्शन मोटर का,
स्पीड वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखो। और स्पीड कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, अगर स्पीड कंट्रोल स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर एंड बेसिक ऑफ इंडक्शन मोटर टीएस कब कर्व कर ली तुम कवर कर लिए, देन इसी में वो रोटेट करेंगे, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछेंगे। अगर आप फ्रेशर हो जिसका कि एक्सपीरियंस नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस, देन दे विल आस्क दिस मच क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं, इसके बाद वो लोगों ने मूव किया था, ठीक है, पावर सिस्टम पर गाइस, पावर सिस्टम पर। अब देखो उतना क्वेश्चंस, मशीन का इतना क्वेश्चंस में मेरा 50 मिनट्स हो गया था इंटरव्यू का, ठीक है, उसमें 50 मिनट्स मेरा निकल गया था। अब पावर सिस्टम में बोला तो उन लोगों ने पूछा आपका पावर सिस्टम क्या क्या प्रिपेयर किया हो, मैंने बोला स्टेबिलिटी, फॉल्ट, लोड फ्लो, ईटीसी, ठीक है, एंड फोर प्रोटेक्शन। देखो अब क्या होता है इंटरव्यू में, प्रोटेक्शन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक इंटरव्यू में, चाहे तो आइदर वो पीएसयू हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का बीआरसी, डीआरटीओ, इसरो। थिंक प्रोटेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। सो वो लोगों ने प्रोटेक्शन से स्टार्ट किया गाइस। जब प्रोटेक्शन से स्टार्ट किया तो रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट और फॉल्ट प्रोटेक्शन जो होता है ना, ये एक्सप्लेन करने को बोला। और विथ डायग्राम, ठीक है, विथ डायग्राम। At the instant, I was unable to recall proper circuit diagram, okay, and concept of the restricted earth fault protection. Like थोड़ा थोड़ा मेरे को पता था बट फुल कॉन्फिडेंस के साथ पता नहीं था। सो मैंने डायरेक्टली बोला सर आई कुड नॉट रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट करेंटली, बट आई कैन ट्राई सम डिफरेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोटेक्शन। ठीक है, तो वो लोगों ने बोला कि प्रेम आप बताओ तुमको कौन सा प्रोटेक्शन, किसका प्रोटेक्शन आता है, तो मैं बोला ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन मेरे को पता है सर। तो ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शंस में दे हैव आस्क्ड टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शंस, ठीक है, एंड बोले कि आप एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शंस का डायग्राम ड्रॉ करो एंड मेक अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन वर्क। एंड अब देखो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है किसके लिए करता है, अगर जो आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है और वो फॉल्ट आपके आउटसाइड आता है जोन में, तो वो नहीं करता, वो इंटरनल फॉल्ट डिटेक्ट करने के लिए करता है। दैट मीन्स कि अगर आपका ट्रांसफार्मर यहाँ पर आप सीटी लगाए हो, ये ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ठीक है, तो इस जोन में अगर फॉल्ट आता है देन यू कैन डिटेक्ट योर फॉल्ट। अगर यहाँ फॉल्ट आता है, यहाँ आता है, यू कैन नॉट, ठीक है, डिटेक्ट द फॉल्ट। तो इस टाइप का कंसेप्ट पूछे हैं। और इसके बाद बेसिक होने के बाद वो लोगों ने बोला कि ड्रॉ वुकोल्स रिले, ठीक है, वुकोल्स रिले जो है ना गाइस, वुकोल्स रिले को ड्रॉ करने के लिए सर विथ प्रोपर डायग्राम दे आस्क टू ड्रॉ, ठीक है, एंड विच काइंड ऑफ फॉल्ट कैन बी डिटेक्टेड विथ वुकोल्स रिले, ये भी बताना है कैसे होता है डिटेक्ट प्रोसेस, ठीक है, पूरा प्रॉपर पिक्टोरियल डायग्राम प्रॉपर। ये देखो ये अभी बोले कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो ना, तो वोकल्स रिले का प्रॉपर सर्किट डायग्राम एंड कॉन्सेप्ट पता करके रखने का, क्योंकि बहुत ईजी है एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस डायरेक्टली, ठीक है। अब तीसरा, कंजर्वेटर का काम क्या होता है एंड कंजर्वेटर का जो इंक्लाइन टैंक के साथ इंक्लाइनेशन कितने डिग्री पर होता है, ये भी वो लोगों ने पूछा था गाइस, ठीक है। inclination of conservator tank with ट्रांसफॉर्मर टैंक, ठीक है। तो अब देखो इंक्लाइनेशन ऑफ कंजर्वेटर टैंक विथ ट्रांसफॉर्मर टैंक कितना डिग्री होता है, ये मेरे को पता नहीं था, तो मैं एग्जैक्टली बोला सर कि आई कुड नॉट रिकॉल बट इट कैन बी 10 डिग्री, ठीक है। मैं जस्ट गेस किया 10 डिग्री, मेरे को भी उसमें पता नहीं था कि करेक्ट है या रॉन्ग है, ठीक है गाइस। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस वन कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम प्रोडक्शंस, ठीक है। अब देखो मेरे को प्रोडक्शन को, मैं आपको स्टेबिलिटी भी पूछ सकते थे, ठीक है। स्टेबिलिटी में बेसिकली दे विल आस्क यू डिफाइन द स्टेबिलिटी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्टेबिलिटी इज पॉसिबल एंड यू नीड टू explain with the proper diagram, okay, because
drawing diagram and explaining over the pen and paper, it is very much easy and convenient to impress interviewer. ठीक है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है ना, जब आप बोलते हो तो प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं होता, जस्ट मीन्स कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर समटाइम वी मिस, दैट इज द प्रॉब्लम विदाउट पेन पेपर। सो बीआरसी में ये भी एक फ़ायदा है कि जब भी आपका इंटरव्यू होगा तो पेन प्लस पेपर दोनों प्रॉपर देंगे आपको, और यूज करो, कोई इशू नहीं है। यू कैन यूज 10-20 एनी वॉट एवर यू वॉन्ट, यू कैन यूज नंबर ऑफ पेपर, नो इशू। ठीक है, सो दे विल गिव इस तरह के। अब देखो, जब आपको स्टेबिलिटी से पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, फिर पूछा जा सकता है कि वाई समटाइम्स सी स्टेबिलिटी इज इम्पोर्टेंट और मिनिमाइजिंग द लॉस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है? तो देखो गाइस, स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है फॉर एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बिकॉज जब भी आप मशीन को स्टेबल नहीं रखोगे, ऑपरेशन प्रॉपर ऑपरेटिंग मोड में नहीं रहेगा ना, तो आप लॉस मिनिमाइज करके कुछ भी नहीं कर सकते। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट, सम बेसिक क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन फ्रॉम द फॉल्ट। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट नो इशू। लोड फ्लो से बहुत कम चांसेस है, ठीक है, इन बीआरसी इंटरव्यू। बट अगर आप पावर सिस्टम सेलेक्ट करते हो तो बी रेडी फॉर एनीथिंग, ठीक है, बी रेडी फॉर एनीथिंग गाइज फ्रॉम द पावर सिस्टम इफ यू हैव प्रिपेयर्ड पावर सिस्टम। तो विथ पावर सिस्टम दिस मच बेसिक क्वेश्चंस, टाइम मेरा हो गया था गाइज 72 to 75 मिनट्स इंटरव्यू का, ठीक है, इतना देर में। अब देखो उसके बाद वो लोगों ने क्या किया, मेरे को नेटवर्क पर मूव किया, हर से पूछा है, लेकिन आप टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो गाइज। पहला जब सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो 50 मिनट्स था मशीन के लिए, क्योंकि मेरा रैंक 1 में मशीन था। दूसरा में पावर सिस्टम था, तो उसमें मोस्टली 23 मिनट्स अप्रॉक्स मान के चलो दिया गया, या 25 मिनट्स तक मानो। थर्ड में मेरा नेटवर्क है तो उसमें और कम दिया जाएगा, मैं बताता हूँ। नेटवर्क पर मेरा एटलीस्ट मतलब एट मैक्स 15 मिनट्स दिए होंगे, और 10 मिनट्स मान लो, 10 मिनट्स दिया था वो लोगों ने। अब देखो नेटवर्क में एक क्वेश्चन पूछा गया, सिंपली दे हैव गिवन 1 एम्पेयर, एक सर्किट दिए, ठीक है, 1 एम्पेयर डीसी करंट, और उसके पैरेलल में एक इंडक्टर लगाया गया 1 हेनरी का, ठीक है, और 1 फैराड का ये दिया गया कैपेसिटर। और मेरे से पूछा गया कि आईएल का जो वेवफॉर्म है ना टाइम के साथ, वो ड्रॉ कीजिए, ठीक है, वो ड्रॉ करना था। अब देखो मिस्टेक नंबर 1 बताता हूँ, कौन कौन सा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स। इसमें देखो मिस्टेक्स हुआ क्या, नॉर्मली स्टूडेंट देखेंगे डीसी है, ठीक है, तो डीसी है तो 1 एम्पेयर डीसी फ्लो करेगा, और स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा, कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आई एल क्या हो गया, आई एल इक्वल टू 1 एम्पेयर, और जब ड्रॉ करोगे वेव फॉर्म तो टाइम इधर इधर आई एल, और आप 1 एम्पेयर का ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से इजीली जब आप देखो इस तरह क्वेश्चन को तो लगेगा बहुत इजी है, और आप मिस्टेक कर दोगे और 1 एम्पेयर ड्रॉ करके बताओगे, विच इज टोटली रॉन्ग गाइज, ये रॉन्ग है। जब भी इस काइंड का क्वेश्चन आपको देता है और कॉन्फिडेंट नहीं हो कि दिस इज राइट और रॉन्ग, अगर कंफ्यूजन है तो गो विद द लैपलेस, ठीक है। लेकिन देखो जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो प्रिपरेशन किया होगा ना अच्छे से, उसको पता होगा कि दिस इज ए टैंक सर्किट एंड हियर देयर इज 2 एलिमेंट which is both which can store the energy, that means capacitor is also energy storing element and inductor is also energy storing element. If two energy storing element connected together, then there will be energy oscillations, ठीक है, some part of energy will be shared to the capacitance and then capacitor will share to the inductor, so there will be oscillation, ठीक है। तो इस कंडीशंस में इस तरह का करंट नहीं आएगा और स्टेडी स्टेट नहीं आता है गाइस, ठीक है, स्टेडी स्टेट नहीं आता है। तो अब देखो इस कंडीशन में क्या किया मैं, मेरे को क्या था मैं मेरे को आता था, एक चीज़ पता था कि ऐसा नहीं होगा। अब देखो जब ये पता चला कि डीसी तो नहीं होगा, क्योंकि इतना इजी तो क्वेश्चन देंगे नहीं आपको, ठीक है, कि ऐसा मिस्टेक करने के लिए दिया जाता है। तो दूसरा करेक्ट अप्रोच क्या है, करेक्ट अप्रोच क्या है कि आप क्या कीजिए, लैपलेस बनाइए।
तो 1/s हो गया करंट का, इंडक्टर का s हो गया और कैपेसिटर का 1/s हो गया। अब करंट डिस्ट्रीब्यूशन लगा दो ना, 1/s इंटू 1/s है कि नहीं। इसमें करंट निकालने के लिए IL इक्वल टू ILS जो होगा वो क्या होगा, 1/s इसका और 1/s कैपेसिटर का, ठीक है। 1/s इंटू एस प्लस 1/s, इससे जब करोगे तो आएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा ये। अब इसको इन्वर्स लैप्लास ले लो, इसको जब सोल्व करेंगे गाइस, ठीक है, इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो ये कुछ आएगा, पार्शियल फ्रैक्शन कर लो। पार्शियल फ्रैक्शन करके इसके बाद मेरे को आया था, मतलब इसका एक्सप्रेशन जब सोल्व करोगे ना लैप्लास से, तो ये आ जाएगा 1/s, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस टी, ठीक है, ILT ऐसा एक्सप्रेशन आएगा। अब देखो 1 माइनस कॉस टी का वेवफॉर्म होगा कैसा, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते तो ये स्टैंडर्ड सर्किट 1 माइनस कॉस टी स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है करंट के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो IL और T, तो E कुछ ऐसा 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 जाएगा और A होगा 2 एम्पर, और पाई पर क्या होगा बताओ, पाई पर -1 तो इसका 2 चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये जाएगा गाइज, और ये करंट का वेवफॉर्म होगा कहाँ, इंडक्टर के क्रॉस। तो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे यूज्ड टू आस्क, एंड सोचो नेटवर्क का क्वेश्चंस कितना इजी, ठीक है। इजी क्वेश्चंस में हम लोगों को क्या कर सकता था, वो मिस्टेक करवा सकते थे, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखो, अब देखो मैं सजेशंस के अगर देखोगे तो सजेशन के लिए मैं बोलूँगा कि आप 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो फॉर BRC इंटरव्यू, ठीक है, 5 सब्जेक्ट्स। अगर अब वो डिपेंड करता है, आपसे 3 सब्जेक्ट भी पूछ सकते हैं, 4 भी पूछ सकते हैं और 5 भी पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन मोस्टली 4 पूछा जाता है। दे विल आस्क यू 4 फेवरेट सब्जेक्ट, उसमें से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको ऑर्डर वाइज लिखो वहाँ पर, और जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको टॉप में रखो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली रैंक उसका अरेंज करो, एंड देन यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन। दूसरी बात, जब भी आपको कोई डाउट होता है, यू कैन इजिली आस्क सर आई एम नॉट एबल टू प्रोसीड फर्दर फ्रॉम हेयर, ठीक है, देन दे विल ट्राई टू हेल्प यू, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। You need to grasp only what they are going to say, like if they are giving the hint to understand, or you need, like if you are stuck somewhere, then they will start giving you hint, and you need to catch that hint. They expect that only. So don't worry if you are not knowing the full answer, but you need to try with your full effort, and they will give you hint, that is just your. So BRC इंटरव्यू में परेशान नहीं होना है, वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव और सपोर्टिव नेचर के होते हैं, ठीक है गाइस। तो दे विल सपोर्ट यू, जस्ट यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट। 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करो और ऑर्डर वाइज में आंसर दो। बीच में कोई भी प्रॉब्लम, मतलब दैट मीन्स कि इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि आपको नहीं आता। सम क्वेश्चन दे मे आस्क लाइक व्हाट इज द दिस, क्या मतलब काफ़ी कंसेप्चुअली क्वेश्चन होगा, लाइक मैग्नेटिक, जैसे एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ। पहले होता था क्या, एक ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज में ही 3 फेज बाइंडिंग लगा देते थे, ठीक है। यहाँ दे दिया क्या, VA, VB एंड VC, ABC फेज लगा दिया, और यहाँ पे पूछ रहा है आउटपुट। देखो तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले क्या होता था ना, कि वो लोग आंसर पूछते थे। अब बच्चे को क्या है, इस बार गेट 2020 में IIT दिल्ली ने पूछा इस टाइप का क्वेश्चन, वहाँ पर आपको पता चला है कि इसमें बाइंडिंग के क्रॉस KVL, इस ऐसे कनेक्शन, 3 फेज कनेक्शन अगर हम इस काइंड का लगाते हैं, तो मेरा KVL क्या हो रहा है, वायलेट हो रहा है। KVL जब वायलेट हो रहा है तो सर्किट क्या हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस टाइप, अब डज नॉट एग्जिस्ट आप सडनली थोड़ी बोल दोगे, आप तो को एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों नहीं। जैसे देखो VA जो होगा और EA ऑलमोस्ट इक्वल होगा ना, ऑलमोस्ट होगा। अब ये इक्वल होगा तो ये मान लो फाई A फ्लक्स से हुआ, तो
EB भी 5B फ्लक्स से होगा एंड EC जो होगा 5C फ्लक्स से होगा। अब देखो सेम कोर में 5A शुड बी 5 इक्वल टू 5B एंड इक्वल टू 5C होना चाहिए बट सबका फेज डिफरेंस रहेगा 120 240 0 डिग्री। अगर ऐसा होता है तो इस काइंड का अगर फ्लक्स डिफरेंस फेज डिफरेंस है तो क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ। इक्वल नहीं हुआ तब आपका कैसे एक एक कोर में सिंगल कोर में 3 डिफरेंट फ्लक्स कैन नॉट फ्लो ना। So due to this, KVL will be not valid here. So this circuit does not exist. So these kind of questions you can ask. You can expect. Sorry, you can expect. They will ask these kind of questions, guys. ठीक है। अब अदर थिंग क्या है, बेसिक क्वेश्चंस दे कैन आस्क। ठीक है। अब नेटवर्क बोले हो, नेटवर्क में आपको देखेगा कि V1 है, यहाँ V2 है और इसको नेटवर्क किसी से कनेक्ट किए हैं पैरेलली। ठीक है। तो यहाँ 10 एम्पेयर 10 वोल्ट और ये 5 वोल्ट। ठीक है। ये 2 ओम। अब बोल रहे सर्किट में बताओ कि कौन सा करंट यहाँ फ्लो करेगा। ठीक है। 2.5 एम्पेयर और 5 एम्पेयर। अब देखो ये सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा क्योंकि 10 वोल्ट नॉट इक्वल टू 5। तो पैरेलल में दोनों इक्वल वोल्ट पोटेंशियल होना चाहिए तभी सर्किट वैलिड है, अदरवाइज केवीएल वैलिड है। तो सर्किट मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब सर्किट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना तो इसको 5 को मान के चलो कि 5 को क्या किया, फिर से 10 किया गया। अब 10 वोल्ट कर दिया तो दोनों में, तो अब इसके कारण 5 एम्पेयर आया, इसके कारण 5 एम्पेयर आया। अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हो तो V1 सोर्स के कारण 5 एम्पेयर, V2 के कारण what 5 ampere, so total should be in 10 ampere. So why superposition is not valid here? These are kind of questions you can expect. सुपरपोजिशन यहाँ क्यों नहीं वैलिड है? इस काइंड के क्वेश्चन। अब देखो सुपरपोजिशन इसलिए नहीं वैलिड है कि जब भी आप सुपरपोजिशन लगाने जाओगे क्या करोगे, एक सोर्स को डीएक्टिवेट करोगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, दूसरा को V2 को रखोगे और इसको ऐसे करोगे। V2 इक्वल टू क्या किए यहाँ पर 0 वोल्ट, दैट इज द रॉन्ग थिंग ना। 10 वोल्ट इक्वल टू 0 कर रहे हो तो केवीएल क्या वैलिड हुआ? केवीएल वैलिड होता है। केवीएल अगर वैलिड नहीं है देन हाउ कैन यू अप्लाई सुपरपोजिशन? यू कैनॉट अप्लाई सुपरपोजिशन थ्योरम, है कि नहीं? तो इस कंडीशंस में दिस काइंड ऑफ लॉजिक दे एक्सपेक्ट गाइस। ठीक है। तो बीआरसी में क्या होती है, सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मोस्टली अ सिंपल स्टूडेंट who have the basic idea or fundamentally strong they can answer easily। ठीक है। तो जब भी आप इंटरव्यू में जाओ पेशेंस के साथ क्वेश्चन सुनो पूरा प्रॉपर वे में एंड ट्राई टू एक्सप्लेन विथ योर कॉमन सेंस। ठीक है। हड़बड़ाना नहीं है एंड पूरा फास्ट नहीं करना है, धीरे धीरे आराम से सोचो उसके आंसर दो, जिससे कि आप कम बोलोगे मिस्टेक कम करोगे, ज़्यादा बोलोगे ज़्यादा मिस्टेक करोगे। ठीक है। द मोर यू विल speak, the more will be chance to make or commit mistake। ठीक है। तो याद रखो कम बोलो, प्रॉपर वे में बोलो, बट करेक्ट बोलने की कोशिश करना गाइस। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट गाइस। ठीक है। एंड फर्दर इसके बाद अगर आप लोगों को कोई भी बीआरसी इंटरव्यू से रिलेटेड और कोई क्यूरी है और रिगार्डिंग एनी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस डाउट है कि हम इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर और कहीं से कोई क्वेश्चंस कलेक्ट किए हो, ठीक है, तो उसको प्रॉपर ट्राई करो कि कहाँ से मतलब ए करेंगे, मतलब उसका क्या आंसर होगा, क्या रीजन होगा उसका प्रॉपर, अगर आंसर आपको पता चला तो, और वो सही है या नहीं, ये सब कोशिश करो अपने आप को जज करने के लिए। ठीक है। और अगर कोई बीआरसी इंटरव्यू रिगार्डिंग क्यूरी है आपको कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से जाना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो टफ मेरे अकॉर्डिंग देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स अब कितना भी स्ट्रांग रहेगा, ठीक है, ठीक है, तो they can frame questions in such a way that you will get in trap। ठीक है। एंड कंट्रोल ऑल्सो, बिकॉज कंट्रोल एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड एक बीटेक का स्टूडेंट को कंट्रोल का प्रैक्टिकल, अब लेवल सेंसर डिजाइन, लेवल मेजर करने का कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करने बोल देंगे आपको, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होगी। तो कंट्रोल को अवॉइड करने का, अगर आप कंट्रोल में स्ट्रांग नहीं है तो, अगर आप करना चाहते हैं कंट्रोल सेलेक्ट
तो थोड़ा बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पढ़ के जाने का, क्योंकि बेसिक जो आपका रूट ये है, एक टाइम डोमेन एनालिसिस है, फ्रीक्वेंसी डोमेन है, रूट लोकस है, RH क्राइटेरिया है, ये सब आप आंसर कर दोगे। आप वैसा चीज़ देखो कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है उसका, ठीक है। एंड विद दिस गाइज I will say कि BRC इंटरव्यू इज नॉट ए टफेस्ट इंटरव्यू, बट इट इज अ मोस्ट इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, ठीक है। सिलेक्शन आपका हो या ना हो, ठीक है, बट यू गाइज आर गोइंग टू बी, that means you guys will enjoy this interview, and it will be the most memorable interview for you guys. So whoever got the chance to give the interview in BRC, go and try your best during the interview and try to enjoy the interview, ठीक है। With this guys, I will end this video. All the best for your BRC interview. Thank you.